शब्द पहचान बने मेरी तो बेहतर है, चेहरे का क्या है वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा एक दिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 14 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 14 जुलाई का जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है, इसका एक छोटा सा वीडियो। 8 टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है या फिर इन्होंने किसकी जगह ली है, ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं और इन्होंने KP शर्मा ओली की जगह ली है। और अगर यहाँ पे नेपाल की बात हुई तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी की अगर बात की जाए तो काठमांडू। करेंसी की बात की जाए तो नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेपाल के प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं, शेर बहादुर देउबा। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है और ये राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कहा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में ही स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट की उत्पत्ति हुई है, यह किस महासागर से हुई है। नेपाल की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो कर्णाली नदी, जो घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है जिसे। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बात की जाए स्थलीय सीमा की, जैसे हमारा ये राज्य हो गया और इसकी ये सीमा दिख रही है जो ये नेपाल राज्य से लगती है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ये हमारा लुम्बिनी में है और लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, ये भी हमारा नेपाल में है। नेपाल की संसद का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय पंचायत, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये सूर्यकिरण होता है। और अगर बात की जाए कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा रेडोलिफ से नाम जाना जाता है, रेडोलिफ से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सफल क्रियान्वयन कौन सा राज्य ने किया है जो शीर्ष पर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा जो शीर्ष पर रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या योजना है। तो देखिएगा, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका उद्देश्य हो जाएगा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ये दोनों के दोनों, एक तो जो स्तनपान महिला कराती हैं या फिर जो गर्भवती महिला हैं, तो उनके पोषण का ध्यान रखना, जिसमें इनको एक नकदी राशि दी जाती है ताकि वो अपना पोषण सही से प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ जो मातृ मृत्यु दर है, जो प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती रहती हैं वो मतलब मर जाती हैं, तो उनकी मृत्यु दर में भी कमी लाना है। और इस योजना को अगर कहा जाए कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इस योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर बराबर रह रहा है। कहा जाए इस बार का मध्य प्रदेश पे टॉप पर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश जो दूसरे नंबर पर है और तीसरे पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर बात की जाए कि टॉप 5 योजनाओं में कौन कौन सी योजना चल रही हैं, तो देखिएगा, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में चल रही है। अंधुरति और मैत्रेय योजना कर्नाटक में है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, जो दिव्यांगजन है, पहले दिव्यांगजन को विकलांग के नाम से जाना जाता था लेकिन अब दिव्यांगजन हो गया है, तो इसमें प्रोत्साहन योजना है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में है और पंख योजना मध्य प्रदेश में है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पंख योजना किससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष या फिर कहे जाए नए अध्यक्ष, तो हाल ही में पद्म कुमार माधवन बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? देखिएगा, वर्ल्ड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपने देयता यानी कि जो लायबिलिटी है उनकी को नए एक बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी या वर्ल्ड बैंक, जिसको अगर कहा जाए वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम
तो आपका हो जाएगा NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को मुंबई में पंजीकृत मतलब रजिस्टर किया गया है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कुल 16 बैंक बेड बैंक बनाने को लेकर सहमत हो गए हैं और यह सभी बैंक इक्विटी कैपिटल के तौर पर कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अगर कहा जाए बेड बैंक या NARCL में प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक भी हिस्सेदार होंगे। तो कहा जाए जितने भी सरकारी बैंक हैं वो तो होंगे ही, साथ ही साथ प्राइवेट बैंक भी होंगे। यहाँ पे अगर RBI की बात करते हैं तो RBI को समझ लीजिए, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म कहा था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर की बात की जाए तो शशिकांत दास हैं और वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो जिसमें नाम है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये हमारा RBI को ही कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 में। देखिएगा, राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, लेकिन कहा जाए स्थापना तो 1935 में हुई 1 अप्रैल को। कहा जाए किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर की बात की जाए तो सर ओसबर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष है जिसमें एक रॉयल टाइगर है। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। RBI के केंद्रीय कार्यालय स्थापित कब किया गया या कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। किस वर्ष RBI को केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई मतलब कोलकाता से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। तो 1937 में कर दिया गया। कहा जाए सबसे पहले कलकत्ता में 1935 में हुई और बाद में 1902 साल बाद कहाँ पे मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रीजन के हिस्से के रूप में हर दिनों हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं को UK के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान जो कि है हंगर हैज़ नो रीजन, जो दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने का मददगार करता है या फिर खाना खिलाने का काम करते हैं, उनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी कम्युनिटी या समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। अब जो करंट में स्टैटिक GK के 5 पुरस्कार हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो ये जॉर्डन क्लर्कसन को मिला है। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विट दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है हाल ही में? तो डेविड डियोप को मिला है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 कहा जाए भारत में किन 2 शहरों को मिला है? तो इंदौर और सूरत दोनों को मिला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो कहा जाए RGO। तो ये विनय प्रकाश बने हैं हाल ही में। ट्विटर की अगर बात करते हैं तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई। कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। जैक डॉर्स जो इसके CEO और संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो ये हाल ही में जयराम रमेश द्वारा लिखित है। अब जो टॉप 5 बुक एंड ऑथर हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो टेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे आ जर्नी पुस्तक राधेश्याम यादव द्वारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इज मीन पुस्तक प्रदीप गुप्ता द्वारा। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ द ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक R कौशिक हैं। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक के लेखक आदिल उल दाउन खानावाला हैं।
याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये समीर बनर्जी ने एकल खिताब जीता है जूनियर का। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय मूल के समीर बनर्जी को नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इनकी आयु की अगर बात की जाए तो आयु मात्र 17 वर्ष है। उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिवोव को 7-5 और 6-3 से हराया है। तो कहा जाए कि उपविजेता या फिर किसको हराया है? तो अमेरिका के विक्टर लिवोव को। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो क्या होता है? तो विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन भी शामिल है और चौथा हो जाएगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, यह टूर्नामेंट 1870 से विंबलडन लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है, मतलब लगातार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हाल ही में मतलब बिहार पटना में बनाया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा कि जो हमारी लुप्त हो रही हैं डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, उसको संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था, जिसे गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया था। यह एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम है। यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन की जाएगी। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता तो वो हमारा कुत्ता की होती है सबसे ज़्यादा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो किसकी होती है? तो ये हमारी शार्क की होती है, शार्क की। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो किसकी होती है? डॉल्फिन की। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रम अगर पूछा जाए किस जीव की सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए कच्छ की खाड़ी यहीं से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा गुजरात में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष हर वर्ष आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। 2021 में 12 जुलाई को मनाया गया। यह हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है। कच्छवी नववर्ष एक पारंपरिक उत्सव है और घरों में मनाया जाता है। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे टॉप 5 जो महोत्सव मनाए गए हैं 2021 के, वो स्टैटिक जीके के थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाते हैं। किस राज्य ने नया साल का त्यौहार पोइला बोईसाख मनाया है? तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही अभी हाल ही में जगन्नाथ यात्रा आरंभ हुई है, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर की। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। और बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में। याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे या फिर कहा जाए किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये भारतीय क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। यशपाल शर्मा उस टीम इंडिया का हिस्सा थे जिसने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यशपाल शर्मा के निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर है। अब इन्हीं 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं। कहा जाए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ओपी मतलब केपी ओली को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सफल क्रियान्वयन कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। किस लिए की जाती है? जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, और जो गर्भवती महिला हैं और जिनका बच्चा हो गया है तो उनको पोषण के लिए एक नकदी राशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में। बेड बैंक की अगर बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष ये हाल ही में शुरुआत किए गए, जिसमें 16 बैंक इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक भी हैं, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पद्म कुमार माधवन। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। तो ये डेली का डेली 1500 लगभग लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को। ट्विटर एक नेटवर्क मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश द्वारा लिखित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का जूनियर एकल पुरस्कार किसने जीता है? तो समीर बनर्जी ने जीता है। इनकी आयु 17 वर्ष है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो बिहार पटना में।
अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता कुत्ते की होती है, कुत्ते के बाद में शार्क आता है, शार्क के बाद में डॉल्फिन आती है। इसके पहले जैसे टाइगर के लिए बनाया गया था, टाइगर रिजर्व या फिर कहा जाए टाइगर बचाओ अभियान, तो उसके बाद में डॉल्फिन बचाओ अभियान भी किया गया था गंगा डॉल्फिन के लिए। आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष कब आयोजित किया जाता है, तो गुजरात में किया जाता है। कहा जाए किसकी उल्लास में मनाया जाता है, तो बरसात के आरंभ के उल्लास में मनाया जाता है, जिससे बरसात होती है उसके उल्लास के रूप में। यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, तो पूर्व में क्या थे, तो 1983 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था ये उसी टीम का हिस्सा थे, तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हमारे सेशन में जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।